नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डिवीजन पर। विद्यार्थियों, आज के थंबनेल में मैंने एक बड़ी गारंटी ली है और ये गारंटी बड़ी गंभीरता से और बड़े चेतन मस्तिष्क के साथ ले रहा हूं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इस वीडियो के एंडिंग तक मैं इस बात का आपको पूरा विश्वास दिला दूंगा कि जिस प्रोसेसिंग को मैं बताने वाला हूं उस प्रोसेसिंग को अगर आपने रियल में फॉलो कर लिया पढ़ते समय, तो गारंटी है मेरी कि आप भूल नहीं पाओगे। चाह करके भी अगर आप चाहोगे ना कि मैं भूल जाऊं तो भी संभव नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो इस विषय पे हम आगे बढ़े उससे पहले मैं एक बात और रख देना चाहता हूं कि देखो, स्मृति एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यादाश्त, जो हर व्यक्ति के अंदर एक निश्चित सीमा तक है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भूलने की आदत अपने आप होती है, प्रकृति ने बनाई है। कोई भी मनुष्य इस धरती पर ऐसा नहीं है जो याद की हुई चीज को भूल नहीं जाता। स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत ही वो भूल जाता है, विस्मृत हो ही जाती है। तो उसके लिए एक साधारण सी साइकोलॉजिकल कंसेप्ट हमेशा हमारे लिए रहता है कि भाई बार बार रिपीट करो, इससे भूलोगे नहीं। लेकिन इसके अलावा रिपीट का तो अंदर तो पूरा समय लग जाता है फिर। तो इसके अलावा ऐसा क्या किया जाए कि जब हम पढ़ ही रहे होते हैं उस समय ही इसका परमानेंट इलाज कर दें कि फिर हमें वापस से अगर रिपीटेशन का टाइम भी नहीं मिले और किसी कारणवश हम उन चीज़ों को जो हम पढ़ रहे हैं उनको रिपीट नहीं भी कर पाए, तो परमानेंटली जो है वो स्थायी रूप से अपने दिमाग में रख सके। इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए दो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली चीज रिकॉग्नाइज और दूसरा होता है कि मैपिंग मॉडल। रिकॉग्नाइज की जब हम बात करते हैं तो वो माइंड में होता है और ये हम सब साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज। ये तो है, ये तो एक पूरा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं आज आपको और बताऊंगा, हालांकि आपको शायद रिकॉग्नाइज का भी पूरी तरह से डिटेल नहीं मालूम है, इसलिए मुझे रिकॉग्नाइज ही पूरी तरह से बताना होगा आपको। लेकिन जो नई चीज है वो है माइंड मैपिंग। हालांकि इसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा होती है, यूपीएससी के काफ़ी विद्यार्थी माइंड मैपिंग के माध्यम से पढ़ा करते हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। वो मैं आपको आज सिखा दूंगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बस इस वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना होगा। तो पहले तो हम साधारण से उस बात पर चर्चा कर लेते हैं जो हमने साइकोलॉजी में पढ़ी। उस बात को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आधा काम तो वहाँ हो जाएगा। अब क्योंकि हम वो भी नहीं करते हैं इसलिए आधा काम हो जाएगा, वो जरूरी भी है, क्योंकि उसके बिना तो फिर माइंड मैपिंग वाला खेल भी अधूरा ही है। वो करना ही करना है और उसके ऊपर पूरा फोकस दे करके हमें समझना है। तो क्या चीज़ है? वो है रिकॉग्नाइज। देखिए, कोई भी चीज़ होती है ना, उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसका अगर संदर्भ, अगर उसका जो बेस है, उसकी जो चीज़ें जो मूलभूत हैं, उन मूलभूत चीज़ों को हम एक संगठनात्मक ढांचा नहीं देते हैं, तब तक वो चीज़ें स्थायी रहना मुश्किल है। और मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप एक बेसिक बात बताइए, अगर किसी मकान को हम बनाते हैं तो मकान की कल्पना आप बिना नींव, बिना स्तंभ, बिना बाह्य दीवारों के कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हमें इन 4-5 चीज़ों को तो बेसिकली देखना पड़ेगा। एक ढांचा जिसे हम बोलते हैं वो तो हमें रखना पड़ेगा। अगर ढांचा ही नहीं लाएंगे तो फिर हम सुंदर महल की कल्पना नहीं कर सकते। उसकी सुंदरता के लिए आप फिर चाहे लाखों रुपए लगा लो, लेकिन उसकी मजबूती सबसे पहले काम होती है। वही बात यहां है कि आपको वो बेसिक स्ट्रक्चर कवर करना पड़ता है। जब भी पढ़ो तो सबसे पहला काम रिकॉग्नाइज यानी बेसिक स्ट्रक्चर, यानी जब जो चीज पढ़ी है उस चीज का एक ढांचा अपने माइंड में होना ही चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इस बात का आधार तैयार हुए बिना तो मैं कह रहा हूं, आपको मैंने पहले कह दिया कि अगर ये रिकॉग्नाइज का सिस्टम आप नहीं कर पाएंगे तो फिर दूसरा जो कॉन्सेप्ट माइंड मैपिंग है वो नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो तो उसका ढांचा बनाइए, उसका स्ट्रक्चर माइंड में बनाइए। चाहे कितनी ही थ्योरेटिकल चीज है, उसको हमेशा पढ़ते समय एक रफ पेन हाथ में रखो और उसका एक ढांचा बनाते चलो।
और जब पूरा लेसन पढ़ चुके हो या 2 3 4 पन्ने जो पढ़ चुके हो, शॉर्ट में ढांचा बनाना यह आना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान ही पढ़ा, अब संविधान के अंदर जैसे मैं बता रहा हूँ आपको अच्छी तरह से, उस बात को ध्यान से सुनना कि मैं कहूँ कि भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार हम पढ़ेंगे, और मौलिक अधिकार पढ़ाते समय मैं शुरुआत जब भी करता हूँ तो मैं करता हूँ भाग 1 से। और मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाग 1 के अंदर हमें भारतीय राज्य के बारे में बताया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश बताए गए हैं। मतलब ये कि जितनी भारत की भूमि है उसके बारे में बताया गया है। अब भाग 2 बताता हूं फिर मैं, तो क्या कहता हूं कि इस भूमि पर रहने वाले नागरिक भाग 2 में वर्णित हैं। फिर मैं कहता हूं तीसरे में भाग 3 में कि फिर आता है भाग 3, तो भाग 3 में क्या आता है कि उन नागरिकों के अधिकार आते हैं। तो मैंने पहला क्या बताया, पहले धरातल बताया भाग 1, फिर दूसरे में नागरिक बताए, फिर तीसरे में नागरिकों के अधिकार बताए, और फिर चौथे में, चौथा जो भाग है वो बताया कि नीति निर्देशक तत्व। अब नीति निर्देशक तत्व किसके, राज्य के। तो मतलब नागरिक को कंट्रोल कौन करेगा, नागरिक के अधिकारों को कंट्रोल कौन करेगा, अधिकारों का ध्यान कौन रखेगा, राज्य ध्यान रखेगा। इसलिए राज्य को निर्देश दिए कि भाई ये नागरिक है, इसके अधिकार हैं, इनके अधिकारों को बचाना है, इसलिए आपको ये निर्देश दिए जाते हैं। इसलिए चौथा भाग वो हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। अब राज्य को तो निर्देश दे दिए, लेकिन नागरिक को क्या किया आपने, नागरिक को तो कोई निर्देश दिए नहीं। इसलिए फिर बाद में जाकर के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए, और जोड़े गए तो मैं हर बार बताता हूं कि 42वें संशोधन से जोड़े गए। अब ये एक स्ट्रक्चर है, अब ये रिकॉग्नाइज है मेरे माइंड में, ये पूरी तरह से एक ढांचा तैयार है। अब ये ढांचा मैंने किसी न किसी दिन बैठ करके तो बनाया होगा, कभी तो मैंने पेन और कॉफी चलाई होगी और उस पर विचार किया होगा कि यार ये भाग 1 के बाद में भाग 2 में नागरिकता ही क्यों दी, कभी तो मैंने सोचा होगा। और जब मैंने सोचा होगा कि भाग 2 में नागरिकता ही क्यों दी गई, तो मेरे माइंड ने कुछ उत्तर दिया होगा, और फिर मैंने उस माइंड के अंदर वो चीज़ सेट की होगी। यानी अच्छी तरह ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती। क्या, क्यों, कैसे, ये उत्तर तुरंत पढ़ते समय आपने चलने चाहिए, और उससे एक स्ट्रक्चर हमेशा बनना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रक्चर फिर इतना मजबूत होता है। अब मेरे को कोई चाह करके भी ये कहे ना कि भारतीय संविधान के जो भाग हैं उन भागों को आपको पढ़ाना है, और आप बिल्कुल भूल करके और फिर से पढ़ के आओ और फिर पढ़ाओ, तो मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तो वो रफ्तार पकड़ूंगा, क्लास में खड़ा होऊंगा और उसी तरीके से बोलूँगा, क्योंकि वो मेरा स्ट्रक्चर माइंड में तैयार हो चुका। अब मैं किताब न तो हाथ लगाता हूँ वहाँ पर कि वो चीज़ मुझे पढ़नी है, क्योंकि मुझे उन किताबों में भी उस प्रकार का इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि मेरा माइंड ही नहीं कहता कि नहीं ऐसे नहीं पढ़ूंगा, मैं तो जैसे पढ़ता है वैसे पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर एक बार बना लिया। अब वो स्ट्रक्चर बन चुका, अब वो न तो मेरे से चेंज होगा और न मैं चेंज करना चाहूँगा, और न मुझे कोई कहने वाला। क्यों कहेगा कोई कि भाई पढ़ाई तो रहा है, पढ़ा। और आपको भी अगर आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कौन कहेगा कैसे उत्तर देना है, आपको आना चाहिए, बात खत्म। स्ट्रक्चर माइंड में क्लियर होना चाहिए, सबसे पहला काम है। तो जब भी पढ़ो तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रक्चर बना के पढ़ो, बिल्कुल बेसिक चीजें रहेंगी और कभी नहीं भूलोगे। आधा काम तो ये है। अब उस मकान के अंदर भरने की बात है, स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया, अब इस मकान में कौन सी चीज कहाँ रखी है। जब आपको अगर कोई पूछे कि भाई बाथरूम के अंदर, आपका जो बाथरूम है वहाँ आपकी ब्रश कहाँ रखी हुई है, ये प्रश्न जैसे ही मैंने खड़ा किया है ना, ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ गया कि जहाँ वॉश बेसिन है उसके जस्ट पास में कहीं लगी हुई है, और वहाँ से जो है वो हमें डेली मिल जाती है। माइंड में अच्छी तरह से आता है। उसके जस्ट नीचे की तरफ जो है साबुन वाली साबुनदानी पड़ी हुई होती है। अब ये माइंड में स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या हुआ, हमने मैपिंग भी कर ली। स्ट्रक्चर तो है ही, स्ट्रक्चर तो बार का है, भाई बाथरूम है, स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या है, ये मैपिंग है। स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ है, इसे बोलते हैं माइंड मैपिंग। हम कोई चीज घर की क्यों नहीं बोलते, कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है, क्योंकि हम उसे मैपिंग में आ जाते हैं। माइंड में वो एक मैप बन जाता है कि वो चीज वहां है। जब हम पढ़ते हैं तो मैपिंग होनी ही चाहिए, अगर मैपिंग नहीं है तो दिक्कत है। वो चीज है और उसमें वहां क्या है, ये चीज अच्छी तरह से हमें मालूम होना चाहिए। जैसे मैं फिर एक उदाहरण देता हूं आपको,
भारतीय संविधान के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर के और 22 तक है। अब जब ये मैं पढ़ाता हूँ ना, तो उसमें मेरी माइंड मैपिंग क्या कहती है? भाई स्ट्रक्चर तो ठीक है, स्ट्रक्चर में मैंने क्या याद कर रखा है कि स्वतंत्रता का अधिकार इतने से इतने तक स्ट्रक्चर हो गया। अब उसके अंदर जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, जैसे आर्टिकल 19, अब 19 को मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ कि भाई उसके अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ये मेरा क्या हो रहा है? माइंड मैपिंग। ठीक, अब मैपिंग में मैं क्या करूँगा? 19 में मैं कहता हूँ कि भाई एक कॉलेज है, एक उदाहरण देता हूँ मैं कि एक कॉलेज है और उस कॉलेज में चुनाव हो रहे हैं। अब चुनाव जब हो रहे हैं तो वहाँ जो प्रेसिडेंट के रूप में चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं, उनमें से एक आता है और वो कहता है कि भाई मेरे को कॉलेज के चुनाव लड़ने हैं, तो आप सब मेरा सहयोग करो ऐसे। और उसके साथ साथ उन सबको तो कहता ही है, फिर वो पंपलेट भी बांटता है, अखबार में भी देता है, अपने जो सोशल मीडिया पे भी डालता है, चारों तरफ फैलाता है। अब जब वो फैला देता है, उसके बाद में वो कहता है कि चलो आज शाम को मैं मीटिंग रख रहा हूँ, तो वो शाम को मीटिंग भी रख लेता है। ठीक है, उस बोल करके पहले उसने बोला और बोल करके दूसरा काम क्या किया उसने? मीटिंग रख ली। अब मीटिंग रखने के बाद उसने कहा, मीटिंग के अंदर जब मीटिंग रखी शाम को, तब उसने कहा कि भाई देखो, बिना संगठन के हम कुछ नहीं कर सकते, हमें संगठन बनना पड़ेगा। तो फिर वो ABVP, SFI इनकी तरह संगठन बनाएगा। अब संगठन बना करके चुनाव जीतने के बाद फिर उसको आकर के स्टूडेंट कहते हैं कि यार देख, अब तेरे को जिता दिया तो घुमा के ला हमारे को। तो घुमाने की बात कहता है, तो वो सब के सब गाड़ी में बैठ करके घूमने चले जाते हैं। भाई जीता है तो घुमाएगा भी, ले गया। अब घूमने के बाद में जब वहाँ वो घूमने गए थे, जैसे मान लीजिए मनाली या कहीं अच्छी जगह घूमने चले गए, तो वहीं साथियों ने एक बात कह दी। कुछ 2-3 साथी थे, उन्होंने कहा कि सर देखो आप सब जाओ, मैं तो यहीं पर, हम 2-3 मित्र हैं, दोस्त हैं, तो हम तो यहीं रहेंगे और यहीं कमाएंगे, यहीं सेटल होंगे। अब वो उनका अधिकार था, रह गए। अब जब वो रहने लगे तो ऐसे में जिस जगह वो रहे, भाई ऐसे जाकर कोई मकान बनाए हुए तो है नहीं उनके पहले से, तो वो कोई जंगल में ही झोपड़ी बनाएंगे, मतलब टेंट वेंट लगाएंगे एक बार। तो टेंट वेंट लगा करके एक बार एडजस्ट हुए और चारों तरफ ज़मीन जो है उन्होंने एक तरह से एक्वायर कर ली, यानी कि वहाँ आसपास में रहने की व्यवस्था उन्होंने कर ली, कुछ ज़मीन पे कब्जा कर लिया, ऐसा मान लीजिए। और वो जीना शुरू कर दिए कि चलिए भारत में तो रह रहे हैं, कहाँ दिक्कत है। ऐसे में नगर पालिका को मालूम पड़ा और नगर पालिका उन्होंने कहा कि भैया ये जगह खाली कर। बिना पूछे कैसे रहने लग गया, तो वो टेंट वेंट सब हटा करके और वहाँ रहना कैंसिल करा दिया उनका। अब जब वो रहना कैंसिल हुआ तो क्या करेंगे? कमा कर तो खाना है, तो फिर कमा के खाना है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो बच्चे वो अपने दोस्तों को कहते हैं कि भाई देखो, हम मनाली रह रहे हैं, यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन को हम ट्रेन के माध्यम से आप तक भिजवा देंगे और ऐसे करके हम यहाँ और आप वहाँ अच्छा खासा व्यापार करेंगे। और लास्ट में उन्होंने व्यापार की सोच ली। अब जब मैं ये बात पूरी बता रहा हूँ आपको, तो इसमें मौलिक अधिकारों का आर्टिकल 19 कंप्लीट हुआ। क्या था इसमें? सबसे पहले आर्टिकल 19 में विद्यार्थी ने बोल करके प्रचार कर लिया। 19(1)(b) के तहत सभा बुलाई, C के तहत संगठन बना लिया। ठीक है, तो 3 तो एक संगठन बना के चुनाव लड़ा, वो चीज़ हमने फॉर्मेलिटी से ले ली। फिर उसके बाद में वो घूमने गया। ठीक है, तो ये हो गया D में। अब मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं कर रखा, बस इसमें एक तरह से क्या कर रखा है, माइंड मैपिंग, कि इसके बाद ये हुआ और इसके बाद ये हुआ, माइंड में मैप बना रखा है। वो घूमने गया, ठीक, अब घूमने जाने के बाद वो रहने लगे, तो रहने लगे वो अगला आर्टिकल हो गया। तो संपत्ति छीन ली, वो नगर पालिका वाले छीन ले गए थे, तो वो F छीनने की बात भी हो गई। और लास्ट वाला क्या हो गया, G यानी व्यापार। तो इस कहानी से वो चीज़ याद हो गई। ये क्या था? ये माइंड में एक मैप है और कुछ नहीं। ठीक, तो 2 चीज़ें आपको कंफर्म नहीं करनी पड़ेगी। पहली चीज आपको बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं रिकॉग्नाइज, और दूसरा काम है आपका वो है मैपिंग। जो रिकॉग्नाइज रूप से जो ढांचा आपने खड़ा किया है, उस ढांचे में मैप बनाना बहुत जरूरी है। पहले आप बिल्डिंग का ढांचा बनाओ और फिर उसके अंदर कौन सी चीज कहाँ रखनी है ये आपको तय करना है। अगर जो चीज फिर रसोई में रख दी तो फिर रसोई में मिलेगी आपको वापस, कि चीनी का डब्बा रसोई में, तो फिर वो रसोई में मिलना है। बस वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम जब मैपिंग कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। अगर इस स्ट्रक्चरल सिस्टम को जो मैंने 2 बताए आपको, एक रिकॉग्नाइज और एक माइंड मैपिंग, ये दोनों चीज़ें अगर आपने सही इस्तेमाल कर ली
अगर आपके ये चीज़ पूरी तरह से और आपको समझने की आवश्यकता लगे तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं इन दोनों पे अलग अलग वीडियो बना करके और आपको समझने का प्रयास करूंगा। और मुझे लगता है कि आपके समझ में आ चुका होगा दोनों उदाहरणों से। बस एक साधारण सी बात समझ लो, स्ट्रक्चर खड़ा करना और फिर स्ट्रक्चर के अंदर सामान रखना, ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। पहले आप पॉइंट जब पढ़ो तो उस पॉइंट का स्ट्रक्चर बना लो और फिर उस पॉइंट के अंदर की बातें उस पर एडजस्ट करो कि कौन सी चीज़ कहाँ के कैसी है। अब ये सब सब्जेक्टों में लागू होती है, कैसा ही सब्जेक्ट हो। अगर ये दोनों चीज़ें आप प्रॉपरली यूज कर लेते हैं तो पक्का है कि आपके भूलने के चांस नहीं है। जैसे कि आप ये कभी नहीं भूलते, मैंने बताया कि बाथरूम में ब्रश कहाँ है, नहीं भूलते क्योंकि वो फिक्स जगह पड़ी है, वो फिक्स ही मिलेगी, वो नहीं हिलेगी वहाँ से। बस स्ट्रक्चरल और माइंड मैपिंग, ये दो चीज़ें आपको प्रॉपरली काम में लेनी है, फिर भूलने का कोई काम नहीं है। आशा है कि आपको इसका बड़ा लाभ मिलेगा और इसको अच्छे से यूज करोगे तो लाभ मिलेगा। सुनने से कुछ नहीं होता, ये चीज़ें प्रैक्टिकली करने से ही कवर हो पाती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।